Hi guys, so today we are going to do our lecture number 30, which is on theory of emotional intelligence and Guilford's theory of intelligence. So as previously discussed, हमने 7 theories कर ली हैं, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ट्रायआर्की थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, वन फैक्टर थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो अब हमारी 7 हो गई हैं जो इंटेलिजेंस की थी। नाउ वी विल डू थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले हम ये पता करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस आपको पता ही कि अकल, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो गया कि आपको इमोशंस को समझने की अकल कितनी ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड इवेल्युएट द इमोशंस, वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो रिसर्चर्स कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो आप सीख सकते हो और उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो। जैसे कि कुछ का इमोशनल इंटेलिजेंस वीक होता है, EQ वीक है, इमोशनल कोशेंट कहते हैं, जिसका मतलब कि वो काफ़ी जल्दी रो जाते हैं या वो कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस, ठीक है। तो इसीलिए जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप मतलब अपना आपको आप माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि कैसे आप अपने इमोशंस पे काबू पाओ, कैसे उनको परसीव करो और कंट्रोल कर पाओ और इवेल्युएट कर पाओ कि वेयर यू रियली नीड टू क्राई और कहाँ पे आपको लेट गो करना होता है, ठीक है। और कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि ये इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि कुछ लोग इमोशनल जैसे कहते हैं कि मैं इमोशनली मतलब मैं ऐसा ही हूँ। तो जैसे कि अगर ऐसा कहते हैं कि जैसे अगर किसी के फादर काफ़ी इमोशनल है तो फिर, और अगर जो उनका बेटा है वो भी इमोशनल है, तो ऐसा होता है कि हाँ ये अपने पापा पे गया है क्योंकि वो भी इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पर रो जाते हैं और ये भी रो जाता है। और या फिर अगर किसी की मम्मी किसी भी बात पे नहीं रोती है तो उनकी बेटी होती है जो वो भी मतलब स्ट्रेट हेड है और नहीं रोती है, तो फिर ऐसे बोलते कि ये अपनी मम्मी पे गई है, पत्थर से पत्थर, मतलब कोई भी सिचुएशन हो वो नहीं रोती, ठीक है। तो ये इनकी डिबेट है। बट जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, और ऐसे ही इस पे इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करा था सेलोवी और मेयर ने। और इन दोनों ने 4 ब्रांच दिए थे, मॉडल दिया था जो इमोशनल इंटेलिजेंस का उसके। और जो 4 ब्रांचेस थे बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है उसमें आप क्या क्या करते हो। सो जो 4 ब्रांचेस थे उसमें सबसे पहला था परसेप्शन ऑफ इमोशन, यानी कि आपका इमोशंस के प्रति नजरिया क्या है, ठीक है। सो इट इज पीपल्स एबिलिटी टू फाइंड आउट द इमोशंस इन themselves एंड अदर्स यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली आप किसी का जो इमोशन है उसका पता कैसे लगा सकते हो कि जो इंसान है उसका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है और उसका टोन ऑफ वॉइस कैसा है और उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका यूज ऑफ इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग, ठीक है। तो आप इमोशंस को अपने थिंकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, टू एनहांस कॉग्निटिव थिंकिंग एक्टिविटीज एंड अडॉप्ट टू वेरियस सिचुएशंस, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी एक सीरियस सिचुएशन में हो और आपको लग रहा है कि आपकी वॉट लग गई है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, और वहाँ पे एक सिचुएशन ये हो सकता है कि मतलब एक इंसान ये हो सकता है कि उसके इमोशंस उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, बहुत ज़्यादा पैनिक करे, बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी हो। बट अगर वो थोड़ा उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है या वो वहीं पे सीख पा रहा है तो वो कोशिश करेगा कि वो कंट्रोल करे, क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि अगर मैं एंजाइटी में ऐसी पैनिक कर रहा हूँ तो उससे कुछ होने नहीं वाला, तो मेरे को शांति से काम लेना होगा। जैसे कि अगर आप जब लिफ्ट होती है कभी, तो कभी लिफ्ट में जैसे फंस जाते हो तो कुछ लोग एकदम से पागल हो जाते हैं कि अरे बाहर निकालो बाहर निकालो, खोलो खोलो। और जबकि कॉमन सेंस है कि अगर लिफ्ट अटक गई है तो भाई कहाँ मतलब नहीं खोल सकती है। तो और कुछ सिचुएशंस मतलब ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत काम होंगे और वो वेट करेंगे शांति से कि अब जब खुलेगी तो तभी बाहर निकलोगे आप, ठीक है। थर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, सो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन इमोशनल स्टेट्स एंड देयर स्पेसिफिक कॉजेज, ठीक है। तो इमोशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिफरेंट स्टेट्स होते हैं इमोशनल, जैसे कि कोई मतलब हैप्पी, सैड, क्राइंग। और सैड में भी बहुत सारे आ जाते हैं कि एक बस इसलिए सैड है क्योंकि उसका टॉफी गिर गया, बट एक इसलिए सैड है क्योंकि उसके डियर वंस एक्सपायर हुए हैं, एक इसलिए सैड है क्योंकि उसकी आज फेवरेट सब्जी नहीं बनी है, एक इसलिए सैड है क्योंकि उसको 2 दिन से खाना ही नहीं मिला है। तो इमोशंस भी ऐसा होता है कि उसकी इंटेंसिटी डिपेंड कर सकती है। कि अगर कोई बोले कि मैं उदास हूँ तो डिपेंड करेगा कि किसी का जो इमोशनल मतलब इंटेलिजेंस है उसका लेवल बहुत कम होगा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर किसी को एक स्केल मारा, धीरे से एक स्केल मारा तो वो उस पर रो रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है बहुत तेज की लगी है, बहुत तेज की लगी है। पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी को स्केल पड़े और उसको उतना लगे ना, ठीक है।
फिर है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। तो वही है कि एक बार जब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इमोशन कितनी इंटेंसिटी से किस तरह से यूज हो रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं, टोन ऑफ वॉइस क्या है। जैसे कि अगर कोई हंस रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो खुश है, ठीक है। अगर उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन, अब जैसे वो जोकर ही था, ठीक है, वो जोकर हंस रहा था बट दैट डजंट मीन कि वो खुश था, ठीक है। तो वही था कि वो शो कर रहा था कि उसको खुश होने का मन करता है, बट नहीं, सिचुएशन ऐसी है कि उसके लग रखी है व्हाट। और फोर्थ आपका जो है वो यही बता रहा है कि आप उसको इमोशंस को मैनेज कैसे कर सकते हो। सो इट इज द एबिलिटी टू रिमेन ओपन टू अ वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, recognizing the value of feeling certain emotions in specific situations, and understanding which is short term and which is long term strategy that will be useful, ठीक है। और ये जो मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस है ये सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज ह्यूमन इज़ अ इमोशनल बीइंग। और ज़रूरी नहीं है कि आप, ये बात जितनी इजीली लिख रखी है यहाँ पे कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा इमोशन आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, आप उस हिसाब से फील करो। क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि कौन सा इमोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इमोशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जबकि ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको नहीं रोना है, आपको नहीं रोना, आपको नहीं रोना, बट सर्टेन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अगर सारा एकदम से आपके पास गुब्बारे की तरह आ जाता है, फट जाता है, तो आपके पास में ऑल्टरनेट होता नहीं है, ठीक है। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप रोते रहोगे तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, और आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपकी कौन सी यूजफुल है, और अपने इमोशंस को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए आपको जो इमोशनल क्वेश्चन होता है उससे आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हो। उसके काफ़ी सारे टेस्ट भी ऑनलाइन, तो उनसे आप अपना देख सकते हो कि आपका अच्छा है इमोशंस को मैनेज करने का सिस्टम या नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसके अलावा उन्होंने दो टाइप के इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करा था, विच इज पर्सनल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन और इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। तो पर्सनल कंपोनेंट्स होते हैं इमोशन के, विच आर सेल्फ नॉलेज, सेल्फ मोटिवेशन, अवेयरनेस ऑफ अवर ओन इमोशन, ठीक है। तो अपने बारे में पता होना चाहिए, अपना जो नॉलेज है, अपनी मोटिवेशन और अपने इमोशंस का अवेयरनेस, जैसे आप हर एक को अपने बारे में पता रहता है, ठीक है। और मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी अपने बारे में, इमोशंस के बारे में किसी को भी पहली बार में सच नहीं बताता, क्योंकि अगर कोई वल्नरेबल है वो किसी को भी जाके नहीं बोलेगा कि मुझे वल्नरेबल फील होता है, ठीक है। वो हमेशा अपने आगे एक वॉल रखता है कि नहीं, मुझे तो नहीं होता, नहीं होता, मुझे चेक कर लो, नहीं होता, वो कोशिश करेगा, ठीक है। और सेकंड है इंटरपर्सनल कंपोनेंट्स, जो कि है एम्पैथी, रिकॉग्नाइजिंग अदर्स इमोशंस और हैंडलिंग रिलेशंस। ये हो जाता है जब आप एक के साथ में, या मतलब जो भी ग्रुप है उसके साथ में आप जो इमोशंस है वो शेयर कर रहे हो, ठीक है। सो एम्पैथेटिक कौन होता है, जिसको दूसरे का दुख फील हो जाता है, ठीक है। और दूसरों के इमोशंस आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि अगला किस स्टेट में, ठीक है। और उसको उसी के हिसाब से उसको ध्यान में रख के आप जो रिलेशन है उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। So this is your theory of emotional intelligence, which was given by Salvori and Mayer. Now we will head forward to Guilford's theory of intelligence, and his full name was J.P. Guilford. He gave the theory in 1967. और उन्होंने 3 स्ट्रक्चर डेवलप करे जो इंटेलेक्चुअल मॉडल था इंटेलिजेंस का उसके, जिसमें कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन 3 पार्ट थे। और उन्होंने पहले इसके जो 3 पार्ट थे उसमें 5 और 6 पार्ट दिए थे, जो कि हो गया 6, 5, 30 और 35 जो 150, ठीक है। तो पहले 150 होते, बट बाद में फिर एक और ऐड हो गया था, तो 5, 6 हो गए थे। तो 6, 5, 30 और 36 है 180। इसलिए बाद में यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्किल्स आ गए, 180 इंडिपेंडेंट स्किल्स आ गए, ठीक है। देखो 5, 6, 6। सो अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, उन्होंने ये बोला कि जो एक इंडिविजुअल होता है उसका जो परफॉर्मेंस है ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, दैट कैन बी ट्रैक बैक टू द अंडरलाइंग मेंटल एबिलिटीज या फिर फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस। और जो इसकी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, इसमें इन्होंने 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज दी थी, जो 3 अलग अलग डायमेंशंस को ऑर्गेनाइज करके नाप रही थी, जो कि आपकी कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन है। तो गिलफोर्ड ने बोला कि हम किसी भी इंसान की एबिलिटीज को नाप सकते हैं। और उन्होंने ये बोला कि जो ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस का मॉडल था, इसमें 6 अलग अलग आपके जो प्रोसेस थे वो थे। सबसे पहला है जो आपका इवेल्युएशन। तो उन्होंने बोला कि जो इवेल्युएशन होता है वो ये उसकी ये प्रॉपर्टी है कि इट हैज द एबिलिटी टू जज वेदर और नॉट इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, ठीक है। मतलब कि जो आपका इवेल्युएशन है वो ये पता करता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट या वैलिड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
कन्वर्जन प्रोडक्शन. सो कन्वर्जन प्रोडक्शन इज द एबिलिटी टू रिड्यूस अ सिंगल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जिसमें आप रूल फॉलो वगैरह करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करते हो. और जो डाइवर्जेंट होती है, इसमें इसका उल्टा हो गया कि आप इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल पाओ एक प्रॉब्लम के. डाइवर्जेंट का मतलब हो जाता है यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी होती है. ठीक है, तो कन्वर्जन में आप एक ही सॉल्यूशन पे फोकस करते हो, डाइवर्जेंट में आपका जो सोचने का दायरा है वो बढ़ जाता है और आप मल्टीपल सॉल्यूशंस उसमें से निकाल सकते हो. ठीक है, उसके बाद है आपका मेमोरी रिटेंशन. सो मेमोरी रिटेंशन इज द एबिलिटी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन. ये तो सिंपल है कि आप कितना अच्छे से इसको याद कर सकते हो. और मेमोरी रिकॉर्डिंग इज द एबिलिटी टू एनकोड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, रिकॉर्ड करके बट उसको आप एनकोड कर पाओ. एनकोड मतलब कि उसको आप समझ पाओ कि इन्फॉर्मेशन में बोला क्या गया है. ठीक है, और लास्ट आ गया आपका कॉग्निशन. So cognition is the ability to understand and comprehend and discover and become self-aware about the information. ठीक है, तो उन्होंने ये ऑपरेशन के डायमेंशंस दिए 6 और उनको एक्सप्लेन करा. उसके बाद आता है आपका कंटेंट. सो कंटेंट में उन्होंने बोला सबसे पहले जो आपका है विजुअल. सो विजुअल इज बेसिकली जो आप देख रहे हो उससे उस इंफॉर्मेशन को आप अंदर सिंथेसाइज करते हो और दिमाग में आपके जाता है जो भी आप देख रहे हो. सेकंड है आपका जो ऑडिटोरी होता है. ऑडिटोरी आपका जो सुन के आप परसीव कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन. सिंबॉलिक आपकी हो गई जो आपने इन्फॉर्मेशन परसीव करी है एज सिंबल्स या साइंस, और जैसे कि जो न्यूमरल्स होते हैं, अरेबिक न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स वगैरह होते हैं वो सब. और फिर सिमेंटिक है. सिमेंटिक में आ जाता है आपका जो भी आप वर्बल मीनिंग और आइडियाज के साथ में परसीव कर पा रहे हो, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है खैर नेचर में. और लास्ट है आपका बिहेवियरल. सो बिहेवियरल इज जो भी आपने लोगों के एक्ट के वजह से इन्फॉर्मेशन परसीव करी है. ठीक है, तो मतलब बिहेवियर आपका क्या हो गया, जो लोग एक्ट कर रहे हैं आपके साथ में. ठीक है, जिस तरह से लोग आपके साथ में है वो इन्फॉर्मेशन जो आपने परसीव करी है वो आपकी जाती है कंटेंट में. ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम ही प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब कि एज द नेम सजेस्ट दिस डायमेंशन कंटेन्स रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशंस टू स्पेसिफिक कंटेंट. ठीक है, सो पर्टिकुलर ऑपरेशन टू अ स्पेसिफिक कंटेंट में जाने के बाद में आपका जो प्रोडक्ट है वो आता है. सबसे पहला है यूनिट. सो यूनिट क्या है? यूनिट इज डिफाइंड एज द सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज या फिर सिंगल जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉलेज. ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लासेस. क्लासेस होते हैं सेट्स ऑफ यूनिट्स शेयरिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स, मतलब कि ऐसी नॉलेज के टुकड़े जो सेम एट्रीब्यूट पे हैं. ठीक है, थर्ड है आपका रिलेशन. सो रिलेशन इज द यूनिट्स लिंक्ड एज अपोजिट्स और इन एसोसिएशन सीक्वेंस या एनालॉजीज. ठीक है, तो रिलेशन मतलब कि वही जो यूनिट के ब्लॉक्स हैं जो या तो किसी वजह से मतलब किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं, वो अपोजिट हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, सीक्वेंस हो सकती है, एनालॉगी हो सकती है. फोर्थ है सिस्टम. सो सिस्टम इज मल्टीपल रिलेशंस इंटर रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर और नेटवर्क. ठीक है, सो मतलब कि इन यूनिट्स का बहुत बड़ा आपका जो आपस में रिलेशन है जो इंटर रिलेटेड है. ठीक है, फिफ्थ इज ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चेंजेस, पर्सपेक्टिव्स, कन्वर्जेंस और म्यूटेशंस टू नॉलेज. और लास्ट है आपका इम्प्लीकेशन. सो इम्प्लीकेशन में रहता है कि आपने प्रिडिक्ट करा, इन्फर करा, कॉन्सिक्वेंसेस करे और एंटिसिपेट करा नॉलेज को, और उसके हिसाब से आपने जो उसको इम्प्लाई करा वो आपका आ जाता है इम्प्लीकेशन में. ठीक है, और ये इन टोटल उनकी थ्योरी थी. टोटल उन्होंने इसमें 180 इंडिपेंडेंट स्किल्स डाले थे और उन्होंने बोला कि ये हेल्प करते हैं इवेल्युएट करने को जो भी एक इंसान की एबिलिटी होती है उसको. और जो उनका ओरिजिनल मॉडल था जैसे कि मैंने बताया उसमें सबसे पहले उसमें 120 थे, उसके बाद उसमें 150 आए. और उन्होंने पहले क्योंकि इसको सेपरेट नहीं करा हुआ था मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन को, और बाद में फिर उन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को भी अलग अलग करा और इसीलिए उनके लास्ट में 180 फैक्टर्स बन गए. ठीक है, सो दीज थ्योरीज आर ओवर. इंटेलिजेंस की सारी थ्योरीज हम कर चुके हैं. नेक्स्ट हम थोड़ा टेस्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. और वैसे आपकी सारी 9 थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी हो गई हैं. सो बाय.